वाले साल भर में किन किन स्रोतों से कितना राजस्व इकट्ठा किया जाएगा और उसको कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च किया जाएगा, इसका जो विवरण, इसका जो डॉक्यूमेंट होता है उसको अपन आसान भाषा में बजट कहते हैं। अपने यहाँ बजट पेश होता है कब? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को, है ना? फर्स्ट वर्किंग डे को होता है। पहले तक लास्ट वर्किंग डे में ही हुआ करता था, लेकिन अभी 2017 या 18 थे शायद, फरवरी के पहले दिन पे अब उसको प्रस्तुत किया जाने लगा है। इसके पीछे कारण कोई? देखिए, बजट जब पेश होता है ना, तो बजट के साथ मतलब एक स्टेटमेंट तो पेश करते ही हैं जो एस्टिमेट्स होते हैं। एस्टिमेट्स के साथ दो और चीज़ें पेश की जाती हैं, एक होता है फाइनेंस बिल और एक होता है अप्रोप्रिएशन बिल। ये दोनों का प्रोविज़न अपने संविधान में किया गया है ना? फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल का पार्लियामेंट से या स्टेट्स के मामले में विधानसभा से पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब फाइनेंस बिल पास हो जाता है तो वही परमिशन होती है सरकार की रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, है ना? टैक्सेस के माध्यम से या बोरोइंग्स के माध्यम से, यानी कि कर अधिरोपित करते हुए या फिर उधारियाँ लेते हुए राजस्व इकट्ठा करने की परमिशन जब तक सरकार को विधायिका से नहीं मिल जाती तब तक वो इस प्रकार का किसी भी प्रकार का अधिरोपण नहीं कर सकती, ठीक है? और इसका उल्टा होता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल का के जब पास होता है तब माना जाता है कि सरकार को विधायिका से परमिशन मिल गई है उस इकट्ठा किए हुए पैसे को खर्च करने की। तो जब तक ये दोनों बिल पास नहीं हो जाते तब तक सरकार अपने आने वाले साल में कुछ भी नया कोई भी काम नहीं कर सकती। सामान्य तौर पे जब फरवरी के लास्ट डे पर बजट प्रस्तुत किया जाता था तो वो फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन बिल पास होने में समय लगता है, क्योंकि बजट का भाषण होता है, फिर उसके बाद एक हॉलीडे दिया जाता है कुछ दिन का, ताकि जितने भी विधायिका के सदस्य हैं वो सब उसको स्टडी करें और फिर उसके बाद उसके ऊपर चर्चा की जाती है। तो ये सब में समय बीतता है। तो एक चीज़ होती है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? अपने संविधान में दिया हुआ है वोट ऑन अकाउंट के बारे में। वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि जब सरकार अपने ड्यूरेशन को क्रॉस कर लेती है, यानी कि सामान्य तौर पे एक फाइनेंशियल ईयर का ड्यूरेशन क्या होता है? 31 मार्च तक का होता है ना? जब फरवरी के लास्ट डे पर बजट प्रस्तुत किया जाता था, या इफेक्टिवली मान ले कि मार्च में प्रस्तुत किया जाता था, तो एक महीने के समय में पूरी चर्चा होने के बाद बजट, फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो पाता था, और इसके चलते के दौरान ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। पुराने आपके जो भी परमिशंस थी वो अब समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि परमिशन ली जाती है 1 साल के लिए पिछले फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से। अब जबकि वो परमिशन ख़त्म हो गई है तो 1 अप्रैल से जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है उसका खर्चा कैसे चलेगा? आने वाले साल का बजट पास हुआ नहीं है, तो एक वोट ऑन अकाउंट पास किया जाता है ना। वोट ऑन अकाउंट पास किया जाता है कि इस साल जो बजट में डिमांड्स की गई हैं उसका एक निश्चित प्रपोर्शन बिना किसी डिस्कशन के सरकार को अलॉट कर दिया जाता है विधायिका के द्वारा अपने रेगुलर काम धाम चलाने के लिए। सामान्य तौर पे 1/4, 1/4 जो होता है वो सरकार को अलॉट कर दिया जाता है, और फिर लेटर ऑन जब बजट पास हो जाता है तो वो जो अलॉटमेंट किया जाता है वो बजट में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से बिना डिस्कशन के काम काज चलाने के लिए इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए जो पैसा अलॉट किया जाता है या जो पैसा डिमांड सरकार के द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, ठीक है? समझ गए वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? तो वो वोट ऑन अकाउंट की जो ड्यूरेशन पहले बहुत ज़्यादा होती थी उसको कम करने के लिए बजट को फरवरी के आखिरी दिन से उठा के पहले दिन कर दिया गया, ताकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले ही उसके डिस्कशन पर और ज़्यादा समय मिल सके, ठीक है? कोई डाउट इसमें?
तो अब जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो बजट के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। बजट के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले या अपन जैसे ये देखें कि अभी 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया था 2023-24 के लिए, ठीक है। तो 2023-24 के जो आंकड़े उसमें प्रस्तुत किए गए उसको कहते हैं बीई यानी कि बजटरी एस्टिमेट्स, ठीक। उसके साथ में ये होगी तीसरी चीज, दो 2023-24 के लिए बजटरी एस्टिमेट्स, उसके साथ प्रस्तुत किया जाता है 2022-23 के लिए पीई यानी कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स, ठीक। प्रिलिमिनरी के लिए अपन इंग्लिश में क्या है, हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक। और 2021-22 के लिए एई यानी कि एक्चुअल एस्टिमेट्स, यानी कि 1 फरवरी 2023 में आपको जाके पता चलेगा कि 2021-22 में एक्चुअली कितनी रिसीविंग और कितने खर्चे किए गए थे। एब्सोल्यूट फिगर्स मिलते हैं, इसलिए उसको एक्चुअल एस्टिमेट्स कहा जाता है। फिर 1 फरवरी 2023 को ये भी पता चलता है कि 2022-23 में जो बजट 2022-23 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया था उस बजट के अगेंस्ट लगभग कितनी आय और कितना व्यय हुआ, ठीक है। इसलिए उसको प्रिलिमिनरी कहा जाता है क्योंकि अब इसमें संशोधन का स्कोप है और 1 साल बाद जाकर पता चलेगा कि एक्चुअली कितना हुआ था। और आने वाले साल के लिए जो डिमांड्स की गई हैं उसको बजटरी एस्टिमेट्स कहा जाता है क्योंकि अभी वो चीज़ों की डिमांड की गई है या एक प्रोजेक्शन मात्र किया गया है कि इतना होने की संभावना है, ठीक। तो जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो 3 टाइप के एस्टिमेट प्रस्तुत किए जाते हैं, एक्चुअल एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट और बजटरी एस्टिमेट्स। तो आपको अपने आंसर में एक्चुअल एस्टिमेट का मतलब हो जाता है वास्तविक आंकड़े, प्रिलिमिनरी का मतलब प्रारंभिक और बजटेड एस्टिमेट का मतलब होता है बजटरी आंकड़े। एस्टिमेट्स के लिए चाहें तो और अच्छा शब्द लेना तो प्राकलन भी यूज किया जाता है, ठीक है, प्राकलन। ठीक, वास्तविक प्राकलन, अनुमानित प्राकलन या प्रारंभिक प्राकलन और बजटीय प्राकलन। ठीक, पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 1860। किसने किया था? विल्सन ने किया था ना। किसे? कौन से विल्सन ने? अरे वुडरो विल्सन तो लेखक है। किन्हीं विल्सन ने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। जेम्स विल्सन ने किया था। और बजट शब्द कैसे आए तो पता है ना आप लोग को? चमड़े के बैग में उसके कागज रख के लाए थे तो इसलिए वो कहा गया कि ये बोगे आया हुआ है। ये बोगे एक फ्रेंच वर्ड है, तो इसका मतलब होता है चमड़े का थैला, लेदर बैग। चूंकि उस चमड़े के थैले में वहाँ के जो भी उस समय वित्त मंत्री रहे होंगे वो उसको रख के लाए थे, तो तब से उसको जो है उसका नाम बजट, बोगे से चेंज हो गया, उसको बजट कर दिया गया, थोड़ा उसको भ्रंश कर दिया गया तो बजट नाम हो गया। बाकी बजट का एक्चुअली कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता से पहले 1946 में लियाकत अली खान ने पहली बार
मतलब वो पहले इंडियन थे जिनने बजट प्रस्तुत किया था इंडिया की प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए। लियाकत अली खान ने। भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी आज़ादी के पहले, जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें सारे भारतीय आ गए थे 1946 से, जिनके नेता थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो उनकी उस काउंसिल में लियाकत अली खान वित्त सचिव थे या वित्त सदस्य थे, तो उन्होंने वित्त सदस्य होने की हैसियत से पहले बार बजट प्रस्तुत किया था। बाद में लियाकत अली खान पाकिस्तान चले गए और वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक, भारत में बजट का जनक कहा जाता है किसको? आज़ाद भारत में, मतलब षणमुखम शेट्टी जी को, षणमुखम शेट्टी को। शेट्टी नहीं, चेट्टी। हाँ, चेट्टी। इन्हें आज़ाद भारत में बजट का जनक कहा जाता है, बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर? अब बजट के अपन देखें तो बजट के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? बताओ। बिल्कुल। रिसीट्स और एक्सपेंडिचर है ना, यानी हिंदी में कहें तो प्राप्तियां और व्यय। अब ये दोनों अपने आप में दो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हाँ हाँ, रेवेन्यू, कैपिटल, ये भी रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू मतलब राजस्व और कैपिटल मतलब पूंजीगत। पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, राजस्व आय, राजस्व व्यय, है ना। क्या अंतर होता है राजस्व और पूंजीगत का? कैपिटल गेन एक अलग चीज है। नहीं, कैपिटल पर रेवेन्यू रिसीव होता है, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, रेकरिंग इन नेचर, इतने सब में सिर्फ रेकरिंग इन नेचर सही है। नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हो? नहीं मानते। कैपिटल पर दिया हुआ इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है या रेवेन्यू इनकम होता है यदि आ रहा है तो। देखो, बहुत सिंपल भाषा में अपन समझे ना, तो रेवेन्यू चाहे एक्सपेंसेस हो चाहे इनकम हो, ये ऐसी होती हैं जो रेकरिंग, आपने सही कहा, रेकरिंग इन नेचर होती हैं, बार बार होती हैं। ठीक है, और डे टू डे एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो रेवेन्यू के। और रेवेन्यू, एक्सपेंसेस या इनकम से एसेट और लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी का पता है? ठीक, अपन जिस जगह पर बैठे हैं एक सरकारी स्कूल है ना, सरकार की संपत्ति है, तो संपत्ति यानी संपत्ति है, और इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो परिसंपत्ति है। परिसंपत्ति का मतलब होता है एसेट, है ना। प्रॉपर्टी और एसेट में इतना अंतर ये होता है कि एसेट जो होता है वो आपको नियमित रूप से लाभ पहुंचाता है। ठीक है,
ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको आने वाले लंबे समय में नियमित रूप से कोई फ़ायदा पहुंचाती है वो एसेट होती है। ठीक है, तो यदि आप कोई रेवेन्यू इनकम हो रही है सरकार को, तो उस रेवेन्यू इनकम से सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं या फिर एसेट घटेगा नहीं। ठीक, रेवेन्यू इनकम का सबसे प्राइम एग्जाम्पल है टैक्सेस, है ना। इनकम टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे कॉरपोरेट टैक्स हो, ये सब ये सब सरकार की ऐसी इनकम है जो उसको कभी लौटानी नहीं है ना। यदि किसी से टैक्स लिया है तो वो टैक्स उसको लौटाना नहीं है अनलेस सामने वाला रिटर्न ना क्लेम करे, तो उसके लिए एक अलग प्रोविजन रखा जाता है। जो एक्सेस इनकम टैक्स आ जाता है सरकार के पास, उसको लौटाने के लिए एक अलग प्रोविजन रखा जाता है जिसमें से वो पैसा वापस किया जाता है। ठीक है, इसलिए हमने देखा था कि वो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट और एक्चुअल एस्टिमेट बाद में आते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा इनकम जो सरकार को कभी लौटाना नहीं है, या फिर एक ऐसा लिया हुआ पैसा, भाई सरकार को ऐसा पैसा आ रहा है ना, तो ऐसा लिया हुआ पैसा जिस पे सरकार को ब्याज भी नहीं देना है। ठीक, वो ऐसा पैसा है जो सरकार अब उसको यूज कर लेगी अपने कामों में। इसके उलट ऐसे खर्चे या ऐसा पैसे का व्यय जिससे सरकार की लायबिलिटी घटेगी नहीं या फिर उसका एसेट बढ़ेगा नहीं, ऐसा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। या फिर ऐसा खर्चा जो किसी को दिए जाने के बाद सरकार को वापस नहीं मिलेगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। या फिर ऐसा खर्चा जिसको किए जाने के बाद सरकार को उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, जैसे कि सब्सिडीज, बिल्कुल सही, सब्सिडीज और सैलरीज, सैलरीज, है ना। क्या, हाँ, पेंशन, पेंशंस। ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, क्लियर है। अब आते हैं अपन, इसका ठीक उल्टा होता है कैपिटल, है ना। कैपिटल नाम से ही क्लियर होता है अपन को, ऐसा कोई भी इनकम जिससे सरकार की या तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी या फिर उसका एसेट घट जाएगा। जैसे लोन्स, बिल्कुल ठीक, लोन्स। लोन एक ऐसी चीज होती है जिससे सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है और उस पर उसको ब्याज भी देना होता है। यदि लोन लिया है तो ब्याज देना पड़ रहा है। अपने यहाँ पर ब्याज का खर्चा इतना ज़्यादा है कि टोटल बजट में से लगभग 18-18.5% केवल ब्याज ही देते हैं। जो सरकार का बजट में जो एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन होता है उसका लगभग 18.5% केवल ब्याज होता है। इतना ब्याज सरकार देती है, इतना कर्जा है मतलब सरकार के ऊपर। ठीक, और इसके अलावा एक लोन हो गया जिससे लायबिलिटी बढ़ रही है, और एक हो गया डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। सरकार अपने कंपनीज के शेयर्स बेच देती है तो उससे उसको पैसा मिलता है, लेकिन इस ये पैसे मिलने के बदले में क्या हुआ, उसका एसेट कम हो गया। सरकार की LIC में जो होल्डिंग 100% थी अब 95% बची है। ठीक है, ये हो गया रेवेन्यू रिसीट। अब इसका उलट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब सरकार किसी को लोन देती है तो उस पर उसको ब्याज मिलेगा, यानी कि लंबे समय तक फायदा देने वाला एसेट। तो लोन दिए जाने से सरकार का एसेट बढ़ रहा है, ये उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। या फिर सरकार एक सड़क बनाती है, हाईवे बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, इनसे सरकार को डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, सीधे तौर पर कोई पैसा नहीं मिल रहा उसको सड़क बनाने से। शहर के अंदर सड़कें बनी है तो उससे सीधे तौर पे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार के जो लोक कल्याण के उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति हो रही है। लेकिन उसके बाद भी एक संपत्ति बन रही है सरकार की, तो इसलिए ये है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे उसका एसेट बढ़ रहा है। ठीक, कैश कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है। रेवेन्यू इनकम,
रेवेन्यू रिसीट। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस चीज़ में कोई डाउट? ठीक है, अब अपन इसकी बात कर रहे थे इंटरेस्ट की, है ना। जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट देना या फिर जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट लेना, इसको आप लोग कैपिटल रिसीट मानोगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे या फिर रेवेन्यू रिसीट या एक्सपेंडिचर मानोगे? रेवेन्यू मानेंगे, क्योंकि उस इंटरेस्ट दिए जाने से सरकार की लायबिलिटी या एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, यदि 1 लाख करोड़ का लोन है, उस पर ब्याज दे दिया तो लोन आज भी 1 लाख करोड़ का ही है। ठीक है, चाहे लिया हो चाहे दिया। इसलिए जो इंटरेस्ट होता है उसको रेवेन्यू साइड में डाला जाता है, और उसका एक कारण ये भी है कि आपको वो आगे भी देना है और वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक, कोई डाउट? अब हाँ, तो यदि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपकी इनकम है, लेकिन जो है वो रेवेन्यू रिसीट रहेगी। बात ये है कि वो रेवेन्यू रिसीट रहेगी। ठीक, और कुछ अब इसको लेकर के कोई क्वेश्चन आए हैं क्या जिसमें डाउट होता है? इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं कि इसमें से कौन सा वाला आप किस पोर्शन में डालोगे? क्या ऐसी कोई भी इनकम या ऐसी कोई भी रिसीविंग सरकार की जिससे उसकी लायबिलिटी बढ़ नहीं रही, नहीं, जिससे उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है या फिर उसके एसेट घट रहे हैं, वो कैपिटल रिसीट है वो उसकी। ठीक है, जैसे कि लोन के माध्यम से लिया हुआ पैसा जिससे उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, या डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से आया हुआ पैसा जिससे उसका एसेट घट रहा है। ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जो सरकार की डे टू डे वर्किंग करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है, उनके ऑफिस की स्टेशनरीज का खर्चा होता है। ठीक, पेंशन्स देती है, डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर सब्सिडीज देती है। ये सारे ऐसे खर्चे हैं जो सरकार को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए ज़रूरी हैं और जो सरकार को वापस कभी नहीं मिलेंगे। ये उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और कुछ? स्कॉलरशिप इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है, लेकिन वैसे वो उसका सोशल सिक्योरिटी का खर्चा है। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, वो सोशल सिक्योरिटी के लिए किया हुआ खर्चा है। ठीक, बेसिकली बजट में यही चार पोर्शन होते हैं। ठीक, अब उसके बाद अपन देखें रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट दो टाइप की होती हैं, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। यानी कि कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। नाम से ही क्लियर है क्या क्या होती हैं। ठीक, एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। जितने भी किस्म के टैक्स होते हैं वो टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, और टैक्सेस के अलावा जिन माध्यमों से रेवेन्यू रिसीट होती हैं वो सब नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स रिसीट्स में आता है। ठीक, ऐसे सारे रिसीट जो किसी भी किस्म के टैक्स के माध्यम से आ रहे हैं वो टैक्स रिसीट्स होते हैं, यानी कि कर राजस्व प्राप्तियां, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। दोनों, किसी भी किस्म के टैक्स से आ रहा हो, किसी भी किस्म के टैक्स से आ रहा हो तो वो टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स होता है। बिल्कुल, नॉन टैक्स में फाइन्स आते हैं, इंटरेस्ट आते हैं, हाँ डिविडेंड आता है, बिल्कुल डिविडेंड आता है उसमें। ठीक है, और एक और चीज़ है गुड सेल्स। देखो, सरकार नहीं करती है काम, सरकार के PSUs करते हैं।
नहीं करते हैं, तो जो PSUs होते हैं वो जो फ़ायदा कमाते हैं उसका डिविडेंड सरकार को देते हैं। भाई डिविडेंड क्या होता है? एक कंपनी अपने ओनर्स को अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा सौंपती है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो PSUs का ओनर कौन है? गवर्नमेंट है, या चलो पब्लिक भी है तो भी मेजर होल्डर तो गवर्नमेंट ही है उसका। तो वो गवर्नमेंट को अपने साल भर के लाभ का डिविडेंड देती है, तो वो डिविडेंड उसकी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स है। कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स है, क्योंकि जो बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो सरकार को मैच्योरिटी पीरियड के बाद लौटाना भी पड़ता है, और उसके अलावा उस पर उसको ब्याज भी देना होता है। अच्छा, ट्रेजरी बिल पर सरकार को ब्याज नहीं देना होता है वैसे। आप लोगों को पता है ट्रेजरी बिल का सिस्टम क्या होता है? जो टी बिल्स होते हैं, टी बिल्स के ऊपर हमारे ख्याल से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कौन सी गवर्नमेंट लाती है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी टी बिल्स जारी नहीं करती, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स जारी करती है। और ट्रेजरी बिल्स को साथ, ट्रेजरी बिल्स का दूसरा नाम होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक, यहाँ पे कूपन शब्द का मतलब है ब्याज। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स पर सरकार ब्याज नहीं देती, इसलिए उसको जीरो कूपन बॉन्ड्स कहा जाता है। आपको ये पूछो कि जब ट्रेजरी बिल पे ब्याज नहीं मिलता तो लोग क्यों खरीदते हैं उसको? हाँ, ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन सरकार उसको जारी ही डिस्काउंट पर करती है। सामान्य तौर पे 25,000 के मल्टीपल्स में टी बिल जारी किए जाते हैं, और यदि कोई 25,000 फेस वैल्यू का एक टी बिल का सर्टिफिकेट है तो वो आपको लगभग 22,000 या 23,000 में मिलता है। मैच्योरिटी पर पूरे 25,000 रुपये का भुगतान कर दिया जाता है। 91 दिन, मतलब 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए होता है वो। ट्रेजरी बिल एक ऐसे बिल होते हैं जो सरकार आरबीआई को देती है आरबीआई से पैसा लेने के लिए। आरबीआई उसको चाहे तो मार्केट में जारी कर सकती है, होते ही हैं वैसे, होते ही हमेशा जारी, एलोकेशन हमेशा होता है। आज के समय जो FRBM एक्ट 2003 में आया था उसके मुताबिक आरबीआई ट्रेजरी बिल की सोल परचेजर नहीं होगी। पहले जो सरकार ट्रेजरी बिल्स अपने इशू करती थी वो केवल और केवल आरबीआई उसको परचेज करता था, उस ट्रेजरी बिल के माध्यम से सरकार को लोन देता था वो। FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, FRBM, ये आपके सिलेबस में है वैसे FRBM। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। तो इस एक्ट के माध्यम से अब आरबीआई ट्रेजरी बिल्स की इकलौती खरीदार नहीं रहेगी, पब्लिक भी ट्रेजरी बिल्स को खरीदती है, इसलिए आरबीआई के माध्यम से ही उसको ओपन सोर्स के माध्यम से इसका ऑक्शन किया जाता है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन अपन ने पढ़े थे ना आरबीआई के, वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस यही होते हैं। ट्रेजरी बिल्स को सेल करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को सेल करती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पता है क्या होते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं वो भी सरकार के लिए लोन लेने का एक माध्यम होता है। ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड नहीं होते, यानी कि इन पे सरकार ब्याज देती है, इस पे इंटरेस्ट मिलता है। सामान्य तौर पे इसका इंटरेस्ट अच्छा खासा होता है, और ये टोटली रिस्क फ्री होते हैं, क्योंकि सरकार अपने लोन चुकाने के मामले में डिफ़ॉल्ट नहीं करती। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं, जैसे ही इसका ऑक्शन आता है पूरे के पूरे सेल आउट हो जाते हैं। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होता है, और सामान्य तौर पे 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए होते हैं। इसमें अब आप ये समझ लो कि आप जितना पैसा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए जमा करोगे उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट, एक रसीद मिल जाएगी। लगभग वैसे ही समझ लो जैसा एफडी होती है ना। लेकिन एफडी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में एक अंतर होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेगोशिएबल होता है, एफडी नेगोशिएबल नहीं होती। नेगोशिएबल मतलब हमारे पास यदि वो एफडी का पेपर, एफडी का वो रसीद है,
और या हमारी एफडी है और हम किसी और को दे देंगे तो वो जाके उसको एनकैश नहीं करा सकता। एफडी जिसके नाम की होती है पैसा उसे ही मिलता है। वो एक अलग बात है कि जब तक बैंक को वो रसीद वापस नहीं मिलेगी अपनी, वो उसको एफडी को तोड़ेगी नहीं, लेकिन यदि तोड़ेगी भी तो पैसा उसी को देगी जिसके जिसके नाम पर वो एफडी जारी की गई है। ठीक, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेगोशिएबल एंड बियरर इन नेचर होते हैं, यानी कि एक से दूसरे नाम पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं और जिसके पास वो रहेगा उसको वो पैसा मिल जाएगा। हाईली लिक्विड, हाईली वोलेटाइल। ठीक, ये डिफरेंस है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और एफडी के बीच में। और क्या बचता है? कमर्शियल बॉन्ड्स होते हैं, कमर्शियल बिल्स होते हैं। जो कमर्शियल बिल्स गवर्नमेंट जारी नहीं करती, कमर्शियल बिल्स जारी करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। जब उनको क्रेडिट की ज़रूरत होती है तो वो इन डॉक्यूमेंट्स या इन सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट पब्लिक से लोन लेती हैं या बैंक से लोन लेती हैं। ये सब ये अच्छा मनी मार्केट जो होता है ना, ये सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक, कमर्शियल बिल्स को प्रोमिसरी नोट्स भी कहा जाता है। प्रोमिसरी नोट यानी कि उसमें क्योंकि एक प्रॉमिस लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन देता हूँ, वैसे ही जैसा अपने करेंसी नोट्स में लिखा रहता है। ठीक, वो भी नेगोशिएबल इन नेचर होते हैं। खैर, हाँ, तो क्या ट्रेजरी बिल्स के बारे में आपने पूछा था ना किसी ने? लिक्विड और वोलेटाइल रहते हैं लेकिन उतने सेफ नहीं रहते क्योंकि ये गवर्नमेंट जारी नहीं करती, ये प्राइवेट कॉरपोरेट बॉडीज जारी करती हैं जिनके डिफ़ॉल्ट की कोई गारंटी नहीं है। सामान्य तौर पे हाईली जो क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती हैं उन्हीं को परमिशन होती है सब कमर्शियल बिल जारी करने की, लेकिन उसके बाद भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इसी कारण से ना गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है ऐसी सिक्योरिटीज़ जो हाईली सेफ इन नेचर होती हैं, सबसे ज़्यादा सुरक्षित, उसको गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो टी बिल्स या टी बिल्स जो होते हैं या कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, ये कैपिटल रिसीट्स होते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं किस चीज़ पे? बजट के डेफिसिट पर, क्योंकि सामान्य तौर पे बजट डेफिसिट का ही होता है ना, बजट सरप्लस का नहीं होता, क्योंकि सरकार एक कल्याणकारी एजेंसी होती है जिसका काम कमाई करना नहीं, लोक कल्याण के लिए खर्च करना होता है, इसलिए उसके खर्चे हमेशा उसके प्राप्तियों से ज़्यादा ही रहेंगे। ज़्यादा रहेंगे क्योंकि सरकार खर्च ज़्यादा करती है, लेकिन सरकार को ये पता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसलिए जो डेफिसिट होता है उसको कम से कम रखने की कोशिश की जाती है। ठीक, क्या? हाँ, कमर्शियल बिल इशू कर सकते हैं, बैंक या कॉरपोरेट बॉडी होने के नाते कमर्शियल बिल इशू कर सकती है। वो उस कंपनी की अपनी एसबीआई ये कंपनी है अपने आप में, वो उस कंपनी की अपनी पॉलिसी है। वो चाहे तो कमर्शियल बिल इशू कर सकती है या चाहे तो वो भी सिक्योरिटीज ट्रेड कर सकती है। जो टी बिल्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं उसको गवर्नमेंट बैंक भी ट्रेड कर सकता है क्योंकि उनके पास भी रहते हैं। ठीक,
अब अपन आते हैं डेफिसिट पर। बजट में 3 किस्म के डेफिसिट देखे जाते हैं। जो बजटरी डेफिसिट्स होते हैं 3 किस्म के होते हैं, एक रेवेन्यू डेफिसिट, एक फिस्कल डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्रारंभिक घाटा। ठीक है। इसके अलावा बीच में एक नया टर्म जारी किया गया था जिसका नाम था प्रभावी राजस्व घाटा, यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये कोई पार्ट नहीं है, लेकिन एक बार बीच में भारत सरकार के बजट में 2011-12 के बजट में ये शब्द लाया गया था। क्यों लाया गया था अभी अपन चर्चा करेंगे उस पर। सामान्य तौर पर बजट में बजट घाटे के तीन ही टाइप होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा, फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा और प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्रारंभिक घाटा। ठीक। राजस्व घाटा नाम से समझ में आ रहा है क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब रेवेन्यू इनकम से ज़्यादा होते हैं तो वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। ठीक है। राजस्व खर्चे, जो राजस्व व्यय होते हैं वो जब राजस्व आय से ज़्यादा होते हैं तो वो राजस्व घाटा कहलाता है। ठीक। यानी कि सरकार के द्वारा भुगतान की जाने वाली सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज़, इंटरेस्ट, ये सब सरकार के को मिलने वाले टैक्सेस से या पेनाल्टीज से या डिविडेंड से ज़्यादा होते हैं तो वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। क्लियर? कोई डाउट? यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू इनकम और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात हो रही है, इन दोनों का। बजट में सब चीज़ें समाहित होती हैं, लेकिन बजट के उन दोनों पोर्शन को कंपेयर करने पे जो अंतर निकलता है वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। केवल रेवेन्यू वाले पोर्शंस को कंपेयर करने पर जो घाटा निकलता है वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। ठीक है। अब उसके बाद अपन आते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, मतलब क्या बोला गया था। जब सरकार रेवेन्यू डेफिसिट बताती है तो वो उसमें अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस दिखाती है कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस इतने थे और रेवेन्यू इनकम्स इतनी कम थी तो इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। अब उसमें क्लेम ये किया गया था 11-12 के बजट में कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस में से एक ऐसा पोर्शन है जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट के रूप में देती है। ठीक है। भारत सरकार जो है अपनी राज्य सरकारों को ग्रांट के रूप में एक अच्छा खासा अमाउंट देती है, जिसका उपयोग वो लेटर ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस के रूप में करते हैं। तो राज्य सरकारों को दिए हुए ग्रांट्स का वो हिस्सा जो राज्य सरकारों के द्वारा कैपिटल एक्सपेंसेस के रूप में किया गया है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया गया है, वो उसके लिए क्लेम किया गया कि ये वास्तव में रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है। भारत सरकार के खर्चे दिखाने के लिए ज़रूर वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के रूप में देखेगा, क्योंकि वो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को दिए हुआ ग्रांट है जो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको खर्चा किस चीज़ में किया गया है? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ में। तो एक्चुअली उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं माना जाना चाहिए करके उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस में से हटा दिया गया। एडवर्टीजमेंट वैसे भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता। हाँ, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो देखा जाए तो सारे के सारे जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो सबके सब डिफर्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है अकाउंट्स में, जो अपन बता देंगे कि क्यों किया जाता है राइट ऑफ उसको। तो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरह से डिफर्ड एक्सपेंसेस ही होते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हो ना, उसका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से कोई मतलब नहीं है। यही उनका भी क्लेम था ना
कि जो खर्चा की जो हमारे ग्रांट्स हैं उसका उपयोग वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ के लिए यानी कि कैपिटल बिल्डिंग के लिए किया गया है, तो उसको सही मायनों में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए उसको रेवेन्यू, उस हिस्से को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से हटा के एक इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक या फिर एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट दिखाया गया। हालांकि ये चीज़ आज के समय चलन में नहीं है। नहीं, गलत नहीं आएंगे, लेकिन आप वो चीज़ इसलिए चलन में नहीं रही क्योंकि आप यहाँ पे भारत सरकार के अकाउंट की बात कर रहे हो, है ना। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक पॉलिटिकल टर्म है, इकोनॉमिक टर्म नहीं है। सरकार को ये दिखाने के लिए कि नहीं हमारा रेवेन्यू डेफिसिट वास्तव में उतना है नहीं जितना दिख रहा है, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल शब्द है, इकोनॉमिक शब्द नहीं है ये। लेकिन यदि गलती से कभी एग्जाम में आ जाता है तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ये क्या है। इकोनॉमिक्स में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एबॉलिश कहाँ से होगा? एबॉलिश वो चीज़ होती है जो एनेक्ट की जाती है, उस चीज़ को कभी वैधानिक स्वीकृति या वैधानिक रूप से उसको लागू ही नहीं किया गया जो उसको एबॉलिश किया जाएगा। ठीक, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट समझ गए। अब अपन आते हैं फिस्कल डेफिसिट पर, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट में आती है सारी किस्म की व्यय में से सारे किस्म की प्राप्तियों को घटा दिया जाए, केवल जो बोरोइंग्स हैं उसको छोड़कर। फॉर्मूला यदि देखें तो फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट माइनस बोरोइंग्स, सॉरी प्लस बोरोइंग्स, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट प्लस बोरोइंग्स, ठीक है। अच्छा, वैसे एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ये है ऐसा। मतलब यदि अपन ये है एक्चुअली ऐसा, ये है एक्चुअली उसका फॉर्मूला, ठीक। जनरल मैथमेटिक्स के हिसाब से जब अपन ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होता है? प्लस हो जाता है, माइनस टोटल रिसीट्स प्लस बोरोइंग्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। उसे ऐसा टोटल रिसीट क्या है? रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। इसमें अपन बोरोइंग्स जोड़ देते हैं क्योंकि बोरोइंग्स जो होती है ना, बोरोइंग्स जो है कैपिटल रिसीट का एक हिस्सा होती है। फिस्कल डेफिसिट निकाला क्यों जाता है पहले अपन ये समझे। फिस्कल डेफिसिट इसलिए निकाला जाता है कि सरकार ने या सरकार को कितना उधारी लेने की जरूरत पड़ी, ठीक। जितना फिस्कल डेफिसिट होता है उतनी सरकार बोरोइंग करती है। अब वो चाहे किसी से भी करे, रिजर्व बैंक से करे, कमर्शियल बैंक से करे, फॉरेन गवर्नमेंट से करे,
या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से करे। ठीक, जितना सरकार का राजकोषीय घाटा होता है उतनी सरकार बोरोइंग करती है, तो सरकार को बोरोइंग कितनी करनी है उसको निकालने के लिए राजकोषीय घाटा निकाला जाता है। ठीक है, यानी अपन प्लस बोरोइंग यदि अपन फॉर्मूले में देख रहे हैं तो एक्चुअली उसको ऐसा नहीं है कि उसको निकालने के बाद बोरोइंग जोड़ दी जाती है। जब राजकोषीय घाटे का कैलकुलेशन किया जाता है तब बोरोइंग को इग्नोर कर दिया जाता है, यानी कि और अपन उसको बेहतर तरीके से देखें तो जब फिस्कल डेफिसिट निकालना होता है तो सरकार टोटल एक्सपेंडिचर नहीं लेती है, उसमें से माइनस करती है टोटल रिसीट्स, लेकिन इसमें से बोरोइंग्स को इग्नोर कर देती है। ठीक है, बोरोइंग को इग्नोर कर देती है, यानी कि एक्चुअली टोटल रिसीट्स है नहीं। इस फॉर्मूले में जो अपन टोटल रिसीट ले रहे हैं वो एक्चुअली टोटल रिसीट है नहीं, क्योंकि उसमें से बोरोइंग छोड़ रखी है। टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग्स, यानी कि बोरोइंग के अलावा जितनी अन्य रिसीट है वो सब, जो उधारियां ली हैं उसके अलावा जितने भी किस्म की रिसीट हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो, वो सब लेते हैं और उसको घटा देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में से, तो उससे फिस्कल डेफिसिट आता है। कोई डाउट? एक बार अपने मन में उसको रिवाइज करो और फिर देखो डाउट निकलेगा। वो फॉर्मूला बताने के लिए हम कर रहे थे। यदि आपके पास कभी एग्जाम में डेटा आता है कि ये डेटा है इसमें से फिस्कल डेफिसिट निकालो, तो वो फॉर्मूला है उसका। हाँ हाँ, एक्सक्लूड कर रहे हैं ना भाई। आप ये देखो ना, यहाँ पर ने माइनस किया है, ठीक, वो तो ब्रैकेट ओपन होने के कारण प्लस हो गया है। अब ये समझो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये केवल यदि आपको कभी न्यूमेरिकल आता है उसका है, जो कि नहीं आता है सामान्य तौर पे, लेकिन यदि कभी न्यूमेरिकल आ गया तो उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसलिए अपन रहे कि अपन अपनी समझ के हिसाब से देखें। तो वो जो अपन ने टोटल रिसीट लिखा हुआ है वो टोटल रिसीट है सिवाय उधारियों के। उधारियों से आने वाले पैसे के अलावा जितना भी पैसा रिसीविंग हुआ है वो सब की सब, इसलिए उसको ऐसा लिखा है। अब समझ गए क्यों किया गया है? आपको कोई डाउट? क्यों किया गया है? ये निकालने के लिए किया गया है कि सरकार को कितनी उधारी लेने की जरूरत है। एक मिनट, ठीक, कोई डाउट है? देखो, फिस्कल डेफिसिट क्यों निकाला जाता है सबसे पहले ये समझे। फिस्कल डेफिसिट इसलिए निकाला जाता है कि सरकार को कितनी उधारी लेने की जरूरत है ये निर्धारण किया जा सके। ठीक है, इसलिए एक्सक्लूड नहीं करते क्योंकि उसको देना ही पड़ता है। देखो, फिस्कल डेफिसिट आमतौर पे निकाला जाता है बीते हुए साल के लिए। ठीक है, तो बीते हुए साल में कितना फिस्कल डेफिसिट हुआ
और उसको पुजाने के लिए साल के आखिरी में कितना कर्ज लेना पड़ेगा, ये निर्धारित करने के लिए फिस्कल डेफिसिट निकाला जाता है। ठीक, साल भर में सरकार को भाई एक बजट तो अनुमान होता है ना, बजट कोई लकीर तो है नहीं पत्थर पे कि इतना ही होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी मतलब सरकार का वो टारगेट रहता है बेसिकली, है ना, कि हमें इतने इनकम होनी है और इतना हमें खर्चा करना है। अब उसके दौरान में कई और किस्म मतलब आवश्यकता पड़ने पर सरकार साल के बीच में उधारियां लेती है ना, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस कहीं उसके प्रभावित ना हो जाएं, उसके लिए सरकार बीच बीच में उधारियां लेती है, कहीं से भी, आरबीआई से भी लेती है। जब जब साल के आखिरी में ये निकालना होता है कि भैया हमें अब कुल और कितने पैसे की ज़रूरत है, तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट निकाला जाता है। अब उस दौरान साल में उनने जितनी भी उधारियां ली हैं उसको छोड़ दिया जाता है उस कैलकुलेशन में कि इतनी उधारी तो हम ले चुके हैं, हमें टोटल कितनी चाहिए है वो निकाला जाता है, उसमें से कितनी ले चुके हैं उसको छोड़ के फिर बाकी का और लिया जाता है। फिस्कल डेफिसिट निकालने का केवल और केवल यही उद्देश्य है, सरकार को उधारी लेकर के अपने घाटे की प्रतिपूर्ति कितनी करनी है ये जानने के लिए फिस्कल डेफिसिट निकाला जाता है। अब आप समझ गए कि क्यों बोरोइंग को एक्सक्लूड किया जा रहा है। ये वो बोरोइंग है जो साल के चालू साल के दौरान में ली गई है। इसको यदि आप ले लोगे ना तो आपका डेफिसिट का आंकड़ा गड़बड़ा जाएगा, नहीं इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगा। वो तो लेटर ऑन वैसे भी एडजस्ट होगी ही, लेकिन आपका डेफिसिट गलत देखेगा ना। आप नहीं, सरप्लस तक तो नहीं पहुंचेगा वो किसी भी हालत में, क्योंकि आप एनीवेज डेफिसिट पर ही हो। उधारी कभी भी उससे ज़्यादा नहीं ली जाती जितनी ज़रूरत होती है ना, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उधारी नहीं ली जाती, उससे कम ही ली जाती है, इसलिए वो सरप्लस में कभी नहीं रहेगा। हाँ, एक्सपेंडिचर कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो कि हमने इनकर तो कर लिए लेकिन अभी तक चुकाया नहीं है। भाई हमने फ्लाईओवर बनवा दिया 200 करोड़ का, पेमेंट बाकी है अभी उसका। हाँ बिल्कुल। ठीक, तो इसमें और कोई दिक्कत? हाँ, मतलब वो डेफिसिट फाइनेंसिंग यही तो कहलाती है, जो घाटे का वित्त पोषण किया जाता है वो ऐसे ही तो किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर साल सरकार अपने घाटे की डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। हाँ, नहीं कभी भी रूलिंग गवर्नमेंट मत बोलना, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा रूलिंग होती है, तो पार्टी होती है जो रूलिंग या नॉन रूलिंग मतलब अंदर बाहर होती रहती है। हाँ बढ़ता ही है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बढ़ता रहता है, सरकार उसको चुकाती भी है। बिल्कुल, सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि नहीं करना सरकार को इस साल ज़्यादा खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ज़्यादा खर्चा नहीं करेगी तो उसका डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा। नहीं अपन देखो ले, अभी अपन थोड़ी देर बाद एफआरबीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। एफआरबीएम बना ही इसलिए, एफआरबीएम एक्ट जो है वो बना ही इसलिए। ठीक, आइडियली उसको यार नहीं, एफआरबीएम में टारगेट निर्धारित किया गया है कि उसको जीडीपी का 5 से 6% के आसपास रखना है। हाँ, टोटल जीडीपी का 5 से 6% तक उसको लिमिट करके रखना है। ये हमें नहीं पता कि अभी अपना कितना है, देखो बताएगा, गूगल पे सर्च करो फिस्कल डेफिसिट कितना है। वैसे हमारे ख्याल से वो 7-7.5% के आसपास होगा। अब नहीं, ठीक नहीं है यार, बियॉन्ड लिमिट है।
हाँ बिल्कुल, फिस्कल डेफिसिट होगा तो सरकार उधारी लेगी या नोट छपवाएगी उसको पूरा करने के लिए, बिल्कुल उससे इन्फ्लेशन होता है। नहीं, नहीं होगा। यदि आप फिस्कल सरप्लस में भी चले जाओगे ना तो भी उससे महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन डेफिसिट रहेगा और उसकी उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी ज़रूर। क्योंकि महंगाई कम कैसे होती है? जब सरकार मार्केट से लिक्विडिटी सक करती है, जब सरकार मार्केट से पैसा खींचती है तब महंगाई कम होती है। सरप्लस रहेगा तो सरकार के पास कोई मोटिवेशन थोड़ी है पैसा खींचने का। हाँ, तो लेकिन वो पूछ रहे हैं कि यदि फिस्कल सरप्लस हो जाता है या फिस्कल डेफिसिट ज़ीरो हो जाता है तो उससे महंगाई घटेगी कि नहीं? ऐसा ज़रूरी नहीं है। महंगाई घटाना सरकार की पॉलिसी है, वो चाहे तो ये कर सकती है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट रहेगा तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि घाटा है तो उसको पुजाने के लिए सरकार कुछ तो करेगी, इसलिए उसके रिजल्ट के रूप में महंगाई बढ़ती है। हाँ, प्राइमरी डेफिसिट तीसरी चीज होती है, प्राइमरी डेफिसिट। इस फिस्कल डेफिसिट में से जो सरकार को ब्याज देना है, फिस्कल डेफिसिट में से सरकार को जो ब्याज देना है, जब वो उसमें से हटा दिया जाता है तो जो बचता है वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। ठीक है? फिस्कल डेफिसिट अपन समझ लिए। फिस्कल डेफिसिट का जो फिगर है उसमें जो सरकार के द्वारा ब्याज दिया जाना है, पुराने लिए हुए कर्जों पर जो ब्याज दिया जाना है, उसको उस डेफिसिट में से, कैलकुलेशन में से हटा दिया जाता है, तो जो बचता है वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। हाँ, नई बोरोइंग काउंट हो जाएगी। अब अभी अपन ने पिछली बार रिसीविंग हटाई थी, बोरोइंग जो है रिसीविंग है ना। इस बार अपन पेमेंट हटा रहे हैं, जो इंटरेस्ट का पेमेंट सरकार को करना है वो घटा रहे हैं अपन, जो सरकार को ब्याज देना है पुराने कर्जों पर, जो सरकार को ब्याज देना है, जो उसकी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, उसको छोड़ दिया जाए। प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि सरकार अपनी फंक्शनिंग कितने एफिशिएंटली करती है। ठीक है? प्राइमरी डेफिसिट से ये पता चलता है कि सरकार की फंक्शनिंग कितनी एफिशिएंट है, क्योंकि जो भुगतान किया जाने वाला ब्याज है वो सरकार की मजबूरी है या बाध्यता है, इसलिए कर रही है ना। ऐसा नहीं है कि सरकार वो ब्याज इसलिए दे रही है क्योंकि उसको पैसे खर्च करने का शौक है। अपनी रिसीविंग्स, जो सरकार की रिसीट्स हैं, उसके विरुद्ध वो इनकम कितना कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, और उससे यदि घाटा हो रहा है तो मतलब सरकार गलत काम कर रही है, बिना सोचे समझे काम कर रही है। आप ये सोचो कि हमारे बजट का लगभग 6% से 7% फिस्कल डेफिसिट होता है और बजट का लगभग 18% सरकार ब्याज देती है। आप उसको ब्याज को उसमें से हटा दोगे तो सरकार वैसे सरप्लस में है। ठीक है? यदि इसके बाद भी सरकार घाटे में रहती है तो सरकार जो है बिना सोचे समझे काम कर रही है। ठीक? प्राइमरी डेफिसिट क्यों निकाला जाता है वो समझ रहे हैं? अच्छा खासा होता है। और क्या टॉपिक है इसमें?
अब अपन देखते हैं FRBM एक्ट। अच्छा, FRBM एक्ट के पहले अपन ये देखते हैं कि अपन ने सबसे पहले डिस्कस किया था कि बजट, उसके फाइनेंस बिल और उसके अप्रोप्रिएशन बिल को पार्लियामेंट से पास कराया जाना जरूरी होता है। यदि पार्लियामेंट से ये तीनों चीज़ें पास नहीं होती, मतलब ओवरऑल यदि बजट पास नहीं होता और वो डिक्लाइन हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, यदि विधायिका ने उस बजट का अनुमोदन नहीं किया तो सरकार का कार्यकाल खत्म मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे संविधान और पूरे गतिविधियों के सेंटर में क्या आता है? फाइनेंसिंग। ठीक, सरकार अपने धन को किस तरह से संभाल रही है, उसको किस तरह से मैनेज कर रही है, ये सारी की सारी जितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है। ठीक, तो यदि विधायिका सरकार के बजट को रिजेक्ट कर देती है, इसका मतलब है कि सरकार का मैनेजमेंट खराब है और उस सरकार की अब आवश्यकता नहीं है। बजट गिरने का मतलब होता है सरकार गिरना। ठीक, वो रूलिंग पार्टी के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उसके हमेशा, यदि चलो दूसरे शब्दों में यदि देखें तो जो रूलिंग पार्टी के भी लोग होंगे, यदि वास्तव में वो लोग विद्वान होंगे, ऐसा क्यों? अरे भाई वो जनप्रतिनिधि हैं यार, वो जनता के लिए बैठे हैं वहां पे, वो पार्टी की सेवा करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। विपक्ष तो विरोध करने के लिए बैठा ही है, लेकिन आप ये सोचो ना, यदि सरकार है, सरकार मेजॉरिटी में होती है, यानी कि रूलिंग पार्टी के ज़्यादा लोग हैं, उसके बाद भी यदि बजट गिर जाता है तो इसका मतलब है कि पार्टी के लोगों को ही पार्टी की सरकार पे भरोसा नहीं है, तभी बजट गिरेगा। तो यदि ऐसी स्थिति है तो वास्तव में सरकार को वैसे भी गिर ही जाना चाहिए। नहीं, आप अभी तक ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल होता है, नहीं, तुम लोग को वोट देना है ऐसा डिस्कशन नहीं होता। होता है वैसे होता है। और वो ये डिस्कशन अनऑफिशियल नहीं ऑफिशियल भी होता है, उसको पार्लियामेंट की भाषा विप कहा जाता है। ठीक, विप का नाम सुना? हाँ बिल्कुल, ये जो विप होता है ये प्रेशर ही होता है। नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो तब लगती है जब सरकार के घाटा इतना ज़्यादा हो जाता है कि सरकार को व्यवस्था करने की कोई साधन नहीं बचते। ऐसा नहीं है कि उस सीन में, फिर उसके बाद इवेंचुअली सरकार जरूर गिर जाती है, क्योंकि जब उसकी चर्चा संसद में पहुंचती है तो सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव लाया जाता है। हाँ, वही जो प्रस्ताव लाया जाता है वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन ही लाया जाता है। तो जो विप होता है, जो आप कह रहे हो ना कि जो बात होती है कि तुम्हें वोट देना है, उसको पार्लियामेंट भाषा में विप कहा जाता है। विप का मतलब ये होता है कि सरकार एक विप जारी कर, विप का मतलब पता है क्या होता है? विप का मतलब होता है हंटर। हंटर से जो फटकार लगाई जाती है ना, उस फटकार को इंग्लिश में विप कहते हैं। तो विप जारी की जाती है कि आपको ये, आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है, उसको लेकर विप जारी की जाती है। जो उस विप के विरुद्ध जाता है उसकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है। हाँ समझ गए, हो सकता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो 30 दिन की सरकार थी वो इसलिए तो गिरी थी क्योंकि उनकी पार्टी के जो साथ के लोग थे वो फिर बाद में जो है अलग हो गए थे उनसे। तो जो विप जारी की जाती है, जो आप कह रहे हो विप होती है ना। और अभी संसद में रूलिंग पार्टी का चीफ विप कौन है? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का आदमी। विप वैसे विप को हिंदी में कहते हैं मुख्य सतर्कता अधिकारी, नहीं, सचेतक, मुख्य सचेतक कहा जाता है विप को। हिंदी में विप को कहते हैं मुख्य सचेतक। तो विप हमेशा, जो विप होता है वो हमेशा रूलिंग पार्टी का ही होता है, या जो जिस पार्टी की सरकार होती है उसका ही होता है। तो अभी संसद में चीफ विप अपने सांसद है राकेश सिंह।
राकेश सिंह जबलपुर के सांसद, वो हैं अभी चीफ विप, मुख्य सचेतक। स्टेट के नहीं, भारत सरकार के। फाइनेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है, चूंकि विप की, चूंकि लाइन ऑफ एक्शन जाके निर्देश जारी करने की चर्चा हुई, इसलिए हमने कहा उसको विप कहते हैं। और सरकार का भी मुख्य विप जो है वो राकेश सिंह है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो अपन बात ये कर रहे थे कि जब इसके ऊपर चर्चाएं की जाती हैं बजट पे, तो जो जो विधायिका के सदस्य होते हैं ना, वो बजट प्रावधान को बढ़ाने के लिए कभी भी अपील नहीं करते या मोशन नहीं लाते, वो हमेशा उसको घटाने के लिए मोशन लाते हैं। ठीक है, तो घटाने के लिए जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उसको कहा जाता है कट मोशन, कट मोशन कहा जाता है, कटौती प्रस्ताव। बजट पे जब चर्चा होती है तब एक एक हेड को देखा जाता है, एक एक पैरा को देखा जाता है, किस चीज़ पर सरकार कितना आवंटन जारी करने का विचार कर रही है। उस पर चर्चा के दौरान में जब किसी चीज़ में कमी लाना होता है, तब विधायिका के सदस्यों के द्वारा कट मोशन यानी कि कटौती प्रस्ताव मतलब संसद में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक, तो कट मोशन 3 किस्म के होते हैं। ठीक, पहला होता है टोकन कट। टोकन कट जो होता है, यानी कि इसको कहते हैं प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव, टोकन कट। ठीक, तो प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है वो कट मोशन होता है 100 रुपये का, पॉलिसी जो टोकन कट मोशन होता है 100 रुपये। इस फलाने हेड पर सरकार के द्वारा जो व्यय प्रस्तावित किया गया है उसमें 100 रुपये की कमी की जाए। 100 रुपये की कमी की जाए, 100 रुपये की कमी की जाए। ये टोकन नाम इसलिए दिया गया है इसको टोकन कट का, कि किसी एक योजना के किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर यदि आपत्ति होती है तो उस पर सरकार का ध्यान लाने के लिए, उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या उसके संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, एक तरह से कि आप जो ये कर रहे हो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, उसमें कटौती किए जाने की ज़रूरत है। तो इसलिए टोकन कट मोशन लाया जाता है कि इस मांग पर, इस शीर्ष पर की गई मांग को 100 रुपये से घटा दिया जाए। ये होता है टोकन कट। ठीक, फिर एक होता है इकोनॉमी कट। हाँ, 100 रुपये, 100 रुपये का। यदि 1 लाख करोड़ का है तो उसको 99,99,999 करोड़ रुपए, मतलब, और सॉरी 900 रुपये तक उसको ला दिया जाए, मतलब उसमें 100 रुपये घटा दिए जाए। उससे सरकार का ध्यान आकर्षित होता है उसको। अरे सरकार का ध्यान तो उस पर आ जाएगा ना कि किसी एक संसद के सदस्य के द्वारा हमारे इस खर्चे के ऊपर आपत्ति जताई जा रही है, यानी वो 100 रुपये का कट मोशन एक टोकन होता है, इसलिए उसका नाम टोकन कट है। वो एक टोकन या नाम मात्र का कट होता है, केवल सरकार का उस पर ध्यान लाने के लिए कि आप इस चीज़ पर दोबारा से विचार करो। ये जो खर्चा आप कह रहे हो ये हमारे हिसाब से इतने की ज़रूरत नहीं है, या ये खर्चा उचित नहीं लग रहा है हमें, आप इस पर दोबारा विचार करो, इसलिए टोकन कट मोशन लाया जाता है। ठीक, एक होता है इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन का मतलब होता है कि यदि किसी एक हेड पर पर्टिकुलर इतने अमाउंट की मांग की जा रही है तो उसको इतने की जगह के इतना किया जाए। वो सीधे सीधे मतलब अमाउंट बताया जाता है, 1 लाख करोड़ का है तो नहीं 1 लाख करोड़ नहीं, हमारे ख्याल से 6 लाख करोड़ इसके लिए ठीक है, तो 4 लाख करोड़ का कट मोशन लाया गया। ये होता है इकोनॉमी कट, यानी कि उसने बाकायदा पूरे कैलकुलेशन के साथ बताया है कि आप जो इसमें इतने पैसे की मांग कर रहे हो इसमें इतने की नहीं इतने की ज़रूरत है, तो उसको इतने अमाउंट से घटा दिया जाए। ये होता है इकोनॉमी कट मोशन। ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं किफ़ायती कटौती प्रस्ताव, किफ़ायती कटौती या किफ़ायत कटौती।
किफ़ायत कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ठीक। हाँ बिल्कुल कह सकते। फिर दूसरा होता है पॉलिसी कट। पॉलिसी कट लाया जाता है किसी भी चीज़ की मांग को डिसअप्रूव करने के लिए। यानी कि यदि किसी शीर्ष में 1 लाख करोड़ मांगा गया है तो पॉलिसी कट मोशन के माध्यम से डिमांड की जाती है कि इस शीर्ष पे मांगी गई राशि को 1 रुपये पे सीमित कर दिया जाए। किसी हेड पर या किसी भी काम के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसा मांगा गया है सरकार के द्वारा, मान लो 1 लाख करोड़ की डिमांड की है बजट में, तो पॉलिसी कट मोशन के माध्यम से उसको डिमांड की जाती है कि इसकी पूरी राशि को घटाकर 1 रुपये में सीमित कर दिया जाए। मतलब आप जितना भी पैसा मांग रहे हो हम उसके बदले में सिर्फ एक रुपया देंगे आप। हाँ, एक तरह से मतलब उस मांग को डिसअप्रूव कर दिया जाता है। मतलब ये आप समझ लो ये संसद की भाषा है कि बजाय ये बोलने के लिए कि भाई ये नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोला जाता। ये बोला जाता है कि नहीं 1 रुपये बस देंगे। ठीक, ये पॉलिसी कट होता है, नीतिगत कटौती। ठीक, इसके बाद होता है एक आखिरी जो कि हाँ नहीं, अच्छी गवर्नमेंट वही होती है जो कट मोशंस को माने, या भले ही पूरी तरह से ना माने तो सिरे से खारिज ना करे। अच्छी सरकार वही मानी जाती है जो कि अपने विरोधियों की बात को सुने, यदि वो कुछ तार्किक बात कर रहे हैं तो उसको समझे और अप्लाई करे। अन्यथा तो सरकार को जो करना है वो करना ही है क्योंकि वो मेजॉरिटी पर है। ठीक, इसके बाद जो है होता है गिलोटिन। गिलोटिन गिलोटिन नहीं, ये कट मोशन का टाइप नहीं है। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी वर्ड है जिसका पार्लियामेंट में कभी उपयोग नहीं किया गया। एक्चुअली लीगली या स्टैट्यूटरीली इसका कोई उपयोग नहीं है। वैधानिक रूप से इस शब्द को मान्यता नहीं प्राप्त है। ये केवल एक चर्चा का शब्द है, मीडिया के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के सदस्यों के द्वारा, लेकिन अनऑफिशियली। ये ऑन रिकॉर्ड, ये क्या है, पार्लियामेंट में कोई भी सदस्य जो कुछ भी बोलता है ना वो रिकॉर्ड पे जाता है ना। ये शब्द जो है ऑन रिकॉर्ड्स नहीं है, ये ऑफ रिकॉर्ड बोला गया शब्द है। गिलोटिन का मतलब ये होता है, गिलोटिन पता है क्या होता है? क्या होता है? बिल्कुल, वो मशीन जिसमें ऊपर वो ब्लेड टंगी रहती है, उसका सर रख के उसको छोड़ दिया जाता है, सिर कट जाता है। वही उसी मशीन को गिलोटिन कहते हैं। तो बजट में गिलोटिन का मतलब ये होता है कि बजट की जो भी मांगे हैं उसके डिस्कशन को बहुत संक्षिप्त रख के सीधे बजट को वोटिंग के लिए रख दिया जाता है। बजट को पास करने के लिए बिना ज़्यादा उस पर चर्चा किए सीधे उसको वोटिंग के लिए रख दिया जाता है। सामान्य तौर पे पास करा लिया जाता है क्योंकि सरकार मेजॉरिटी में रहती है, इसलिए तो उसको गिलोटिन नाम दिया गया। मतलब गिलोटिन नाम उसको इसलिए दिया गया क्योंकि इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। जैसे जब किसी फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब गिलोटिन की सज़ा किसी को दी जाती थी तो राजा उसको सीधे सज़ा देता था बिना उसकी दलीलें सुने, बिना कोई सुनवाई के सीधे फैसला सुनाया जाता है कि सिर काट दिया जाए उसको गिलोटिन पर। इसलिए उसको ऐसा नाम दिया गया कि बजट को तो गिलोटिन पे रख के पास कर दिया गया, बिना कोई चर्चा, बिना कोई दलीलों के। तो फाइनल वोटिंग तो होगी क्योंकि इसके बिना बजट पास नहीं होगा, लेकिन जब आप चर्चा ही नहीं करोगे
तो बजट बनाने वाले को उसकी खामियों का एहसास कैसे कराया जाएगा बिना किसी डिस्कशन के? और अच्छा, ऐसा नहीं जो कट मोशन आते हैं, कट मोशन के ऊपर भी वोटिंग होती है। कट मोशन यदि कोई लेकर के आता है तो उसके ऊपर वोटिंग होती है कि कितने लोग उस कट मोशन से सहमत हैं। यदि मेजॉरिटी सहमत होती है तो वो कट मोशन पास हो जाता है और अप्लाई हो जाता है बजट पर। तो जब इस तरह की चीज़ों से सरकार बचना चाहती है तो वो इस माध्यम से बजट को पास कर लेती है, यानी कि सीधे उसको फाइनल वोटिंग के लिए रखती है। ठीक, कट मोशंस क्लियर है? गिलोटिन कोई कट मोशन नहीं है, लेकिन ये एक प्रचलन में आ गया शब्द है। कट मोशन तीन ही किस्म के होते हैं, टोकन, पॉलिसी और इकोनॉमी। अपन डिस्कशन करते हैं एफआरबीएम के ऊपर। ठीक, एफआरबीएम यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003, इसको अगस्त 2003 में लाया गया था। 2004 में ये पास होकर एक एक्ट बना। ये एक्ट क्यों लाया गया? नाम से समझ में आता है कि सरकार की जिम्मेदारियों को निर्धारित करने के लिए ये वाला एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बिल के पहले तक बजट सरकार की वैधानिक उत्तरदायित्वों में शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि इसको लेकर के कोई कानून उपलब्ध नहीं था। अन्य शब्दों में समझें तो सरकार अपने मनमर्जी से बिना किसी लिमिटेशन या बिना किसी बाउंडेशन के बजट में प्रस्ताव करती थी, उसको पूरा करने के लिए उधार लेती थी और अनावश्यक, ऐसा कहा जाता है कि अनावश्यक रूप से व्यय करती थी बिना उस प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को एक लिमिट में बांधने के लिए एफआरबीएम लाया गया था। ठीक, ये भारत के फिस्कल पॉलिसी में या फिस्कल रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा चेंज था। इसके तहत कुछ टारगेट्स तय किए गए थे। आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि एफआरबीएम लाया क्यों गया था? तो उसमें ये मान के रखा गया था कि जब इसको 2004 में पास किया गया तो टारगेट रखा गया था कि 31 मार्च 2008 तक रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है। ये उसका टारगेट था। 31 मार्च 2008 तक रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो पर लेकर आना है। ठीक, और उसको जीरो पर लाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि एकदम से उसको सीधे ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ग्रेजुअली रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसको ग्रेजुअली रिड्यूस करने के लिए आने वाले हर साल तक 0.5% की उसमें कमी लाई जाएगी। जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको 0.5% घटाया जाएगा और 31 मार्च 2008 तक उसको शून्य करना है। ये उसका एक टारगेट था। ठीक, इसी तरह से जो फिस्कल डेफिसिट है उसको हर साल 0.3% से कम करना है। ठीक, फिस्कल डेफिसिट को हर साल 0.3% की उसमें कमी लानी है। उसको कभी ज़ीरो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको 5% तक की लिमिट में बांध के रखना है। 5 0.3% पर ईयर उसमें कटौती करनी है फिस्कल डेफिसिट में, और 0.5% पर ईयर नहीं 0.5% पर ईयर रेवेन्यू डेफिसिट में कटौती करनी है। 5% फिस्कल डेफिसिट की लिमिट रखी गई है। उसके बाद एक पॉलिसी ये भी उसमें बनाई गई थी कि भारत सरकार आरबीआई से वेज एंड मीन्स एडवांस के अलावा और कोई उधार नहीं लेगी। हिंदी में उसको कहते हैं अर्थोपाय अग्रिम।
वेज एंड मीन्स एडवांस, WMA। हिंदी में कहते हैं उसको अर्थोपाय अग्रिम। वेज एंड मीन्स एडवांस। ठीक है। अर्थोपाय अग्रिम क्यों लिए जाते हैं? 1 साल से कम समय के लिए जो उधारी ली जाती है अपने बैलेंसेस को मैनेज करने के लिए, उसको वेज एंड मीन्स एडवांस कहा जाता है। जो वेज एंड मीन्स एडवांस केवल सरकार लेती है रिजर्व बैंक से। फिस्कल डेफिसिट का 0.3% उसको कम करना है 5% तक। ठीक, और अब कुछ डाउट हो तो बताओ। नहीं, 31 मार्च 2008 तक रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो लेके आना था। कंट्रोल करना था, लेकिन अब चूंकि नहीं, उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए थे। अच्छा, 2008 वाले टारगेट को भी बढ़ा के 2009 कर दिया गया था लेटर ऑन। अगली सरकार जो आई थी उसने उसको टारगेट को 2008 की जगह बढ़ा के 2009 कर दिया था। रिसेंट में अभी हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है उसका टारगेट रखा गया शायद 6.8%, 6.4% है। तो फिर जो है पिछले साल का टारगेट रहा होगा 6.8%। देखो, एक्ट जो है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बाइंडिंग की गई सरकार के ऊपर कि सरकार अपनी जिम्मेदारियां समझे उस मामले में। ठीक है, उधार लेते समय, बजट बनाते समय बिल्कुल अंधाधुंध रूप से खर्चे नहीं करने हैं या उधारियां नहीं लेनी है। इस बात के लिए सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, इसलिए FRBM लाया गया था। ठीक है। अच्छा, अब बजट के कुछ एग्जाम्पल जो पिछले कुछ सालों में चलन में आए हैं वो है जैसे जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग पता है क्या होती है? जब बजट बनाया जाता है तब प्रत्येक मांग का जो आधार होता है उसको ज़ीरो मान लिया जाता है। सामान्य तौर पे बजट ऐसे बनाया जाता था कि किसी मांग के लिए पिछले साल कितना डिमांड किया गया था या उसके विरुद्ध कितना प्रोविज़न किया गया था, उससे एक निश्चित अमाउंट बढ़ा के इस साल डिमांड कर दी जाती थी। ठीक, यदि किसी प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ मांगा गया है तो ये मान लेते थे कि इस साल उसको 10% बढ़ा देते हैं, तो 1,10,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी जाती थी और उसी के आधार पे फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है फंड एलोकेट करती थी। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग से क्या हुआ कि आपका पिछले साल आपने क्या मांगा या आपको क्या मिला वो सब भूल जाओ, उसका बेस है ज़ीरो। आप ये बताओ कि आपके टारगेट क्या हैं, उसके आधार पे आप कैलकुलेट करो कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, फिर हम देखेंगे कि आपको कितना पैसा दिया जाना है। प्रीवियस फाइनेंस लैब्स नहीं, लैब्स एक अलग चीज़ होती है भाई। बजट बनता है एक बेस पर बनता है ना। हाँ, लेकिन बात यह है ना कि आप हर साल नई डिमांड करोगे। अब आप हमसे ये वित्त मंत्रालय ये बोलता है कि आप हमसे ये मत बताओ कि आपने पिछले साल कितना मांगा था या हमने कितना दिया था या आपने कितना टारगेट अचीव किया। आप ये बताओ कि आप अगले आने वाले साल में क्या करने वाले हो, उसके हिसाब से। हाँ, पिछले आपने क्या मांगा या हमने क्या दिया वो भूल जाओ। आप ये बताओ कि आप अगले साल क्या करोगे। हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री को पैसा चला जाता है वापस। ठीक, तो आप ये बताओ कि आप आने वाले साल में क्या करोगे, बिल्कुल ज़ीरो से कैलकुलेट करके बताओ, इसलिए उसको ज़ीरो बेस्ड बजट नाम दिया गया है। ठीक, दूसरा एक होता है जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग,
जेंडर बजटिंग मतलब ऐसा बजट, ये एक ऐसा सेपरेट बजट निकाला जाता है जिसमें केवल इस चीज़ के लेखा जोखा रहता है कि आप महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए क्या करने वाले हो। वुमेन एम्पावरमेंट की आपकी जो भी योजनाएं हैं उसमें आपका कितना खर्च होगा या आप उसके संबंध में कितनी आय जुटाओगे, वो एक सेपरेट बजट तैयार किया जाता है, उसको जेंडर बेस्ड बजट कहा जाता है। ठीक है, बस ये दो ही किस्म के, और कोई बजट होता है क्या? नहीं होता। ठीक है। नहीं, जेंडर बेस्ड बजटिंग एक अलग ही बजट होता है, वो एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है, वो सरकार का केवल ये दर्शाने के लिए कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना करने वाले हैं। नहीं रखा होगा बजट में, बिल्कुल उसका प्रोविजन रखा होगा, भले टोकन प्रोविजन रखा होगा। बजट में उसका एक टोकन प्रोविजन रखा होगा, बिना टोकन प्रोविजन के सरकार उस चीज़ के लिए पैसा खर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि यदि आप टोकन प्रोविजन उसमें नहीं रखोगे तो आप एप्रोप्रिएशन बिल में उसको शामिल नहीं करोगे, और जब तक एप्रोप्रिएशन के माध्यम से आपको उसकी विधायिका की परमिशन नहीं मिल जाती वो करने की, तब तक आप वो खर्चा कर नहीं सकते। टोकन प्रोविजन भले ही 100 रुपये का रखा होगा, लेकिन टोकन प्रोविजन रखा होगा। इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसका। टोकन प्रोविजन रखने का एक कारण ये भी होता है कि सरकार उसका टोकन रखती है कि हम ये योजना लाने वाले हैं, लेकिन अभी उसके कैलकुलेशंस चल रहे हैं, अभी हम एग्जैक्टली आपको ये नहीं बता सकते कि हमें उसके लिए कितना पैसा लगेगा, लेकिन चूंकि हमें ये लाना है इसलिए हम उसको बजट के प्रस्ताव में शामिल कर रहे हैं। बेसिकली सरकार परमिशन ले लेती है वो खर्चा करने की, कितना करेगी वो हम आपको अगले साल बताएंगे। बजट में नहीं होगा ना भाई उसका, इसलिए कहते हैं देखो ढेर सारे की चीज़ों के टोकन प्रोविजन होते हैं, एक आध चीज़ के नहीं होते। ठीक, अब जबलपुर में क्या कुछ तो भी बनना था, 5-6-7 साल पहले की बात है। याद नहीं आ रहा, कुछ तो भी था जिसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी, सरकार ने उस पर टोकन प्रोविजन 1 करोड़ का रखा था। 1 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला था उसमें। वो सब तो अभी बातें चल रही हैं। अच्छा, एक और होता है आउटकम बेस्ड बजटिंग, आउटकम बजट। आउटकम बजट होता है, यानी या फिर उसको परफॉर्मेंस बेस्ड बजट भी कहा जाता है। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट ये होता है कि आपने पिछले साल क्या परफॉर्मेंस किया, हम उसके आधार पे आपको अब अगले साल फंड एलोकेट करेंगे। ठीक है, 1 लाख करोड़ की आपने डिमांड की थी, पिछले बार हमने दे दिया, आप टारगेट अचीव कर पाए केवल 50,000 करोड़ का, अब हम आपको 50 ही देंगे या 50 से बढ़ा के 55 देंगे। ऐसा नहीं है कि इस साल अब आप पिछले बार 1 लाख मांगा था तो इस साल 1,10,000 मांगने लगोगे। ये होता है आउटकम बेस्ड बजट या परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटल फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन है कि उसको किसको कितना पैसा देना है। बिल्कुल नहीं, वित्त मंत्रालय का टोटल डिस्क्रिप्शन है इस पर। देखिए, जेंडर बेस्ड बजट जो होता है ना वो एक प्रतीकात्मक बजट होता है। जेंडर बेस्ड बजट में जितने भी प्रस्ताव रहते हैं वो सब ओरिजिनल बजट में शामिल रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक सेपरेट उसको दिखाने के लिए कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना कर रहे हैं,
एक सेपरेट जेंडर बजट तैयार किया जाता है, सिंबॉलिक बजट होता है, वो लीगल बजट नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? अब नेक्स्ट क्लास में क्या लेना है अपन को? नहीं, आउटकम का अपोजिट नहीं होता है, आउटकम जैसा ही होता है, लेकिन उस पे जो अगले साल का एलोकेशन करने के पीछे जो बेस होता है वो अलग अलग होता है। जीरो बेस पे जीरो हो जाता है उसका बेस, कि हमें कुछ नहीं पता कि आपने पिछले साल क्या किया है, या कितना टारगेट अचीव किया है, कितना डिमांड करी थी, हमने कितना दिया था। आप ये बताओ कि आप अगले साल के लिए आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है ना? उसी को परफॉर्मेंस बेस्ड बजट कहा जाता है। नहीं, लैप्स तो देखिए, वो जो अमाउंट यूटिलाइज नहीं होता वो वैसे भी साल के आखिरी में लैप्स हो ही जाता है। तो बात लैप्स करने की नहीं होती, बात ये होती है कि आपने पिछले साल इतना मांगा था, हमने दे दिया था, लेकिन आप टारगेट उतना अचीव कर नहीं पाए। अब हम आपको उतना नहीं देंगे जितना आप मांग रहे हो, हम आपके पिछले साल के आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से देंगे। आरबीआई नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, आरबीआई का इसमें कोई रोल नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। नहीं, वो अपने खर्चे चलाने के लिए अपना खुद का प्रोविजन भी रखता है ना भाई। वित्त मंत्रालय को अपने कर्मचारियों के लिए सैलरीज चाहिए, ऑफिस एक्सपेंसेस चाहिए, ये सब खर्चे वो अपने डालते हैं उसमें प्रोविजन में। सारे के सारे मंत्रालय अपने अपने एस्टिमेट्स देते हैं। देखिए, बजट की प्रक्रिया जो होती है ना, वो अगस्त से चालू हो जाती है। ठीक, अगले महीने से बजट की अगले जो बजट आने वाला है 24-25 का, 24-25 का, उसकी प्रक्रिया अभी अगस्त से चालू हो जाएगी। अगस्त से ही ये डिमांड की जाने लगती है कि आपने अभी आधा साल लगभग बीत चुका है, आपका परफॉर्मेंस क्या है। ठीक, आपको आने वाले साल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है उसका एस्टिमेट बताओ, उसको कंसोलिडेट किया जाता है। फिर उस पर आपका अब तक का परफॉर्मेंस क्या रहा है वो उसकी डिटेल ली जाती है, उसके आधार पर फाइनेंस मिनिस्ट्री स्क्रूटनी करती है। फिर उसके बाद वो होती है, हलवा सेरेमनी होती है बजट के 1 महीने पहले, वो हलवा सेरेमनी होती है। फिर उसके बाद बजट तैयार होता है फाइनली, प्रोसीजर उसकी अगस्त से ही चालू हो जाती है। नहीं, इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में एक टोटली अलग चीज़ है, उसका बजट से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना ही लेना देना है कि बजट के साथ में आता है। भाई, इकोनॉमिक सर्वे ये है कि हम आपको वास्तविक स्थिति का संज्ञान करा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट का जो पिछले साल का प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स आते हैं, वो दोनों भी आपस में अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि उनके अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो सब अलग अलग रहते हैं। जो चीज़ें एक जैसी रहती है उसका डेटा एक ही रहता है, सरकार अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या लेना है अपन को? बताओ। नेशनल इनकम अपन डिस्कस कर तो चुके हैं। नेशनल इनकम बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। नेशनल इनकम है कि आप लोग के सिलेबस में उतना ज़्यादा? बोले नेशनल इनकम का क्या कैलकुलेशन? जैसे कि हाँ, वैसे अपन ये डिस्कशन क्लास में एक बार हो चुका है, दोबारा से करना है। कौन कौन से? बताया तो था ये।
नेक्स्ट क्या बता रहे आप लोग, बताओ क्या टॉपिक लेना चाहिए। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्री साथ ही में आ जाएगा। हाँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष